वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार मैं आप लोग की काफ़ी डिमांड के बाद स्टील स्ट्रक्चर के 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आया हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं आप लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर यार आप लोग को पॉइंट्स में कुछ कमी लगती है या ऐसा लगता है कि हाँ सर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो जो आपका मन आए वो गाली आप बक सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो साथ में अच्छी भी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो डिसलाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या कमी रह गई थी। सही है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं स्टील स्ट्रक्चर के, जो कि बेसिक पॉइंट्स हैं आप लोगों के, जो आप लोग को ये समझ लीजिए कि आने ही चाहिए, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट्स को बिना किसी डिले के। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट्स आ जाता है। सबसे पहले स्टील स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन कोड की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये देखिए जो आप लोग का WSM होता था, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड आप लोग का होता था, उसमें आप लोग का क्या है कि IS कोड जो होता था आप लोग का, वो IS 800 और आप लोग का 1984 ये आप लोग का कोड होता था। वहीं पर अगर आप LSM के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो LSM के हिसाब से जो होता था वो आप लोग का 800 2000 आप लोग और 2007 आप लोग का कोड होता था। तो ये दोनों कोड आप लोग के इंपॉर्टेंट हैं, WSM के हिसाब से क्या होता था और LSM के हिसाब से स्टील स्ट्रक्चर का कोड क्या होता था। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो याद रखेंगे कि पर यूनिट वेट स्टील हैज़ हाई स्ट्रेंथ देन कंक्रीट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि आप कंक्रीट की जगह स्टील की स्ट्रक्चर को क्यों प्रेफर करना पसंद करेंगे, क्यों आप बनाना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो कि पर यूनिट वेट जो स्ट्रेंथ होती है स्टील की, वो ज़्यादा होती है किससे, कंक्रीट से। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें, मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज हाई कॉस्ट ऑफ इट्स। देखिए सब लोग एडवांटेज बताते हैं, मैं आप लोग को डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि स्टील का डिसएडवांटेज क्या है। तो याद रखेंगे इसकी कॉस्ट जो है ना, सबसे ज़्यादा ये महंगा होता है, ये हमारी क्या है, इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए एज अ सिविल इंजीनियर। उसके बाद बात करें सेकंड, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। सर ये बताइए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सी होती है। तो याद रखेंगे राउट आयरन। कौन सी होती है आप लोग की, राउट आयरन होती है। सर राउट आयरन क्यों होती है, तो याद रखना यार इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है आप लोग की वो लेस देन 0.15% होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है सर प्योरेस्ट तो बता दिया, अब इम्प्योरेस्ट फॉर्म भी बता दीजिए। देखिए इम्प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है आयरन की, वो आप लोग की कौन सी होती है, पिग आयरन होता है। अगर हम बात करें पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखेंगे यार 3.5 से लेकर के 4.5% तक आप लोग का, यानी कि 3.5 से लेकर के 4.5% तक आप लोग का क्या होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल स्टील बोथ आर डिफरेंट। याद रखना कि स्टील स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल स्टील दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें स्टील स्ट्रक्चर की आप लोगों से, तो जो आप लोग की वो स्टील इसमें जो स्ट्रक्चर में यूज करी जाती है, यानी कि कंक्रीट और स्टील जब आपस में कंबाइन होकर के यूज होती हैं, तो आप लोग की स्टील स्ट्रक्चर में यूज करी जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा FE 250, सही है, FE 415, आप लोगों ने देखा होगा FE 500। तो ये जो आप लोग की ग्रेड्स हैं आप लोग की कहाँ पर यूज करी जाती हैं, स्टील स्ट्रक्चर एज ए यूज करी जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल स्टील की, तो स्ट्रक्चरल स्टील आप लोग की अलग चीज़ हो जाती है, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर उस चीज़ को हम स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं सिंपल वे में, जिससे हमारी जो स्टील की स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है। समझ रहे हो नहीं, जो हमारे मेंबर क्या होते हैं फिक्स शेप एंड साइज के होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि स्ट्रक्चरल स्टील में क्या होते हैं, हमारे जो मेंबर होते हैं वो फिक्स शेप एंड साइज के होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा I सेक्शन, सही है, आप लोगों ने देखा होगा L सेक्शन। तो ये जो है आप लोग के ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील है जो आप लोग के, जैसे कि आप लोगों ने जो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम ऐसे करके पढ़ा होगा, ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, तो ये आप लोग का फिक्स, ये आप लोग का स्ट्रक्चरल स्टील हो गया ये वाला, सही है कि नहीं। अब बात करते हैं सर स्ट्रक्चरल स्टील से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है हमारे, क्योंकि हम भाई स्टील स्ट्रक्चर जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं ना। तो ये देखिए आप लोग की जो स्ट्रक्चरल स्टील होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है आप लोग की 410 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। अगर बात करें सर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, तो 7.85 हमारी होनी चाहिए।
उसके बाद सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होना चाहिए, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होना चाहिए। देखिए न्यूटन पर mm² में, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ी सी चालाकी हमारे साथ ये करता है कि यहाँ पर पूछ लेता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताइए। तो याद रखना, जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप लोगों से पूछे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, तो 2 × 10⁻11 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक कराता है वो हमसे, इसलिए मैंने आप लोग को ये इंक्लूड कर दिया। अगर आप लोग को कुछ कमी लगे तो डिसलाइक कर देना वीडियो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल कोफिशिएंट की। तो स्टील का जो हमारा थर्मल कोफिशिएंट होता है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम बात करें पॉइजन्स रेशियो की, तो याद रखना यार, पॉइजन्स रेशियो जो होता है इलास्टिक रेंज में, स्टील की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो इलास्टिक रेंज में जो आप लोग का स्टील होता है उसका पॉइजन्स रेशियो 0.3 होता है, और प्लास्टिक रेंज में अगर बात करें तो 0.5 होता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील Fy डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी यील्ड स्ट्रेस जो होती है ना, जो हमारी यील्ड स्ट्रेस होती है किसके लिए, स्टील के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं Fy, ये हमारी यील्ड स्ट्रेस होती है। तो ये डिपेंड करती है कि उस मेंबर की थिकनेस कितनी है, उस प्लेट की थिकनेस कितनी है। कैसे डिपेंड करती है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि आप लोग की प्लेट की थिकनेस लेस देन 20 mm है, तो आपकी जो यील्ड स्ट्रेस होगी उसकी वो कितनी होगी, 250 मेगापास्कल होगी। अगर मान लीजिए आप लोग की थिकनेस जो है वो 20 से 40 mm के बीच है, तो यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी, 240 मेगापास्कल होगी। और अगर थिकनेस आप लोग की 40 mm से ज़्यादा है, तो यील्ड स्ट्रेस आप लोग की कितनी होगी, 230 मेगापास्कल होगी। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। नेक्स्ट बात करें सर डक्टाइल मटेरियल में, तो देखिए सर डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, आप लोग की स्ट्रेस तो इसमें कम होती है और स्ट्रेन क्या होती है, ज़्यादा होती है। डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस कम होती है और आप लोग की स्ट्रेन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिल मटेरियल। और अगर आप ब्रिटिल मटेरियल की बात करेंगे तो इसमें आप लोग की स्ट्रेस ज़्यादा आती है और स्ट्रेन क्या होती है, कम होती है। और मैंने सोम की वीडियो में आप लोग को बताया था, जो सोम की वीडियो आप लोग को बना करके दी हुई है, कि अगर आप लोग की स्ट्रेन की वैल्यू ग्रेटर देन 5% है तो आप लोग का डक्टाइल मटेरियल होगा, और अगर स्ट्रेन की वैल्यू लेस देन 5% है तो आप लोग का मटेरियल कैसा होगा, डक्टाइल होगा। क्योंकि मैं आप लोग को डिमांड के ऊपर 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो आप लोग के लिए एक बीएमसी की बनाया था, उसके बाद आप लोग के लिए एक सोम की बनाया था, ठीक है, और एक और आप लोग के लिए बनाया था हाईवे की। सही है। तो यार कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कहीं सिली सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग उस मिस्टेक को बता करके मुझे करेक्ट करा देते हो, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो यार बता देना, सही है कि नहीं, अपना कमेंट करके ज़रूर अपना रिव्यू देना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर वहाँ वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके यार विजिट कर लेना, वो आप लोग की प्ले लिस्ट में ऐड है। उसके बाद देखिए जो स्टील स्ट्रक्चर होती है डिज़ाइन बेस्ड अपॉन, जो आपका स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है वो बेस्ड होता है आपका डिज़ाइन ऑफ मेंबर में और डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन में। इस चीज़ को आप याद रखना, ये आप लोग का स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन होता है वो दो तरीके से होता है, एक डिज़ाइन ऑफ मेंबर और एक डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन। क्योंकि डिज़ाइन ऑफ मेंबर में आप लोग का आता है सिलेक्शन ऑफ मेंबर, इस चीज़ को ध्यान रखना। डिज़ाइन ऑफ मेंबर में आता है आप लोग का सिलेक्शन ऑफ मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि डिज़ाइन ऑफ आप लोग का मेंबर जो है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग को मेंबर किस तरीके का सिलेक्ट करना है, यानी कि सुटेबल मेंबर आप लोग को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि सर सुटेबल मेंबर कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो याद रखना कि इसमें हमारा फ्लैट सेक्शन हो सकता है, जैसे टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन, सी सेक्शन और ट्यूबुलर सेक्शन, यानी कि ये सेक्शन हमारे लिए सुटेबल हो सकते हैं। तो हमें डिपेंड करना होता है कि किस तरीके से हमें मेंबर को सही, क्योंकि मेंबर का अगर सही सिलेक्शन कर लिया आपने तो आप लोग का डिज़ाइन सही हो जाता है। तो मेंबर का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्शन। अगर हम बात करें तो हमारे सर 2 तरीके के सेक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है हमारा रोल्ड सेक्शन और एक होता है हमारा बुल्टअप सेक्शन। रोल्ड सेक्शन आप लोग का जो कंटिन्यूसली फॉर्म होता है, जैसे कि अगर हम बात करें आई सेक्शन की, तो अगर आई सेक्शन आप लोग का कंटिन्यूसली फॉर्म है तो आप लोग का कैसा हो गया, रोल्ड सेक्शन होगा। बुल्टअप अगर आप उसके पार्ट्स को अलग अलग करके इस तरीके से फॉर्म करते हैं तो वो आप लोग का बुल्टअप सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट की, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि जो भी आप लोग की अप्लाइड स्ट्रेसेस होंगी वो लेस देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस की। ये पॉइंट आप लोग को आना चाहिए कि जो भी आप लोग की अप्लाइड स्ट्रेसेस होंगी या तो वो इक्वल होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए, जो आप लोग की परमिसिबल स्ट्रेस हैं, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो अप्लाइड स्ट्रेसेस होती हैं इनका और नाम होता है जिसको हम इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस या फिर जनरेटेड स्ट्रेसेस भी इनको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ को लेकर के हमेशा हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको भी समझ लीजिए। द लोड रेजिस्ट बाय द मटेरियल
पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी कि अगर आप लोगों का कोई भी मटेरियल है उसका पर यूनिट स्क्वायर, अगर मान लीजिए कि आप लोग का मटेरियल सेंटीमीटर में था लेंथ थी, तो उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो पोर्शन है वो कितना लोड आप लोग का रजिस्ट कर पा रहा है किसी भी मटेरियल का, वो आप लोग की क्या हो जाती है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपका मटेरियल की सीट कोई मीटर में है, तो अगर उस मटेरियल की सीट 1 मीटर स्क्वायर का जो सीट है वो कितना लोड रजिस्ट कर पा रहा है, वो उसकी क्या हो जाती है, मटेरियल की स्ट्रेंथ हो जाती है। सिंपल सा मैंने आप लोग को दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन कंडीशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेंबर। यानी कि कोई भी, देखो मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ मेंबर बहुत मैटर करता है इसमें। तो अगर आप लोग कंडीशन चेक करना चाह रहे हो कि क्या कंडीशन होनी चाहिए आप लोग की सिलेक्शन ऑफ मेंबर की, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे इंटरव्यू में डायरेक्ट और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो कंप्रेशन मेंबर होता है, देखिए इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाएगा और जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट, सही है कि नहीं। देखिए जो हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है वो बेस्ड होता है टोटल एरिया पे। यानी कि जो हम कंप्रेशन के तौर पे अगर आप मेंबर लेना चाह रहे हो तो आप लोगों को वहाँ पे दिमाग में रखना टोटल एरिया। अगर आप टेंशन मेंबर के तौर पर लेना चाह रहे हो तो आप लोग को ध्यान में रखना नेट एरिया, उस मेंबर का नेट एरिया। और आप लोग को ये चीज़ भी ध्यान रखनी, चेक फॉर शियर एंड डिफ्लेक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मेंबर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ये चेक भी लगा लेना शियर और डिफ्लेक्शन का। ये चेक कैसे लगाते हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने यार स्टील की भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत कुछ आप लोग को सिविल से रिलेटेड करा रखा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन रिविट। जो आप लोग की परमिसिबल स्ट्रेस होती है रिविट में, वो आप लोग की क्या होती है। तो देखिए परमिसिबल स्ट्रेस इन रिविट, अगर हम बात करें फील्ड रिविट की, याद रखना अगर हम बात करें फील्ड रिविट के केस में, तो वो इक्वल होती है 90% ऑफ किसकी, सोप रिविट के केस में। यानी कि अगर हम बात करें, देखो हमारा होता है क्या है कि जब हम रिविट लगाते हैं तो दो तरीके से लगाते हैं, एक तो शायद फील्ड में लगा दो सीधे, और एक आप उसको सोप में यानी कि वर्कशॉप में आप उसको प्रिपेयर कर लो। तो याद रखना अगर पावर ड्रिवन फील्ड रिविट है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 90% होती है। किसकी 90% होती है, पावर ड्रिवन सोप रिविट की। किसकी, पावर ड्रिवन सोप रिविट की। अब ऐसा होता क्यों है सर, ऐसा इसलिए होता है कि जो आप लोग का फील्ड रिविट होता है ये डायरेक्ट आप इसमें फील्ड में अप्लाई करते हो तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सोप रिविट, क्योंकि आप वर्कशॉप में करोगे तो वहाँ पे आप लोग की एक्यूरेसी अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ आप लोग को ज़्यादा मिलती है, परमिसिबल स्ट्रेसेस ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू फील्ड, सही ना। तो अगर आप लोग वर्कशॉप में वर्क कर रहे हो तो वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फील्ड वाले की। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 17 पॉइंट की। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यूज इन ट्रस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन। अगर देखिए आप लोग ट्रस बना रहे हो तो जो उसमें स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्ट, तो जो आप स्ट्रक्ट यूज कर सकते हो वो आप लोग का हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉलम की बात करो तो कॉलम ऑलवेज आपका वर्टिकल मेंबर होता है। कॉलम आप लोग का कैसा होता है, ये हमेशा वर्टिकल मेंबर होता है। अब देखिए ईलुअर फॉर्मूला इज़ वैलिड फॉर शॉर्ट कॉलम। अब जो आपने कॉलम यूज करा है ये दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है आप लोग के लिए शॉर्ट कॉलम और एक हो सकता है आप लोग के पास लॉन्ग कॉलम। कैसा हो सकता है, लॉन्ग कॉलम। तो अगर आप बात करो शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम के लिए आप लोग का एप्लीकेबल होता है ईलुअर फॉर्मूला, और अगर आप बात करो शॉर्ट और लॉन्ग जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो तो वो आप लोग का होता है रैंकाइन फार्मूला। ये हमसे डायरेक्ट एग्जाम में जो जेई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जो शॉर्ट रैंकाइन फार्मूला होता है वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम, यहाँ पर लॉन्ग कॉलम लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर याद रखना लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के कॉलम्स के लिए क्या होता है आप लोग का रैंकाइन फार्मूला एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर कॉलम की इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम में अभी के अभी आप लोग को याद करा दूंगा इस वीडियो में। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अगर आप बात करोगे, अगर मान लीजिए कॉलम के दोनों एंड आप लोग के हिंज है तो केस फर्स्ट हो गया। अगर एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड हिंज है तो आप लोग का इस तरीके का ये कॉलम हो गया। अगर एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है तो ये आप लोग का हो गया। अगर दोनों एंड फिक्स हैं तो इस तरीके का आप लोग का कॉलम हो गया। इन चारों केसेस में मैं आप लोग को बताऊंगा इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। ये देखिए अगर आप बात करो फर्स्ट केस की तो यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे भी हिंज है। अगर दोनों केस में हिंज है तो कॉलम अगर आप लोग का बकल करेगा तो कुछ इस तरीके से बकल कर जाएगा, यानी कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही वो बकल कर पा रहा है। देख पा रहे हो आप, यानी कि जितनी उसकी लेंथ थी उतना ही बकल कर पा रहा है। इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ के इक्वल हो गई। तो ये आप लोग का हो गया फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में देखिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एक एंड फिक्स है
और दूसरा एंड क्या रखा हुआ हमने, हिंज रखा हुआ। अगर दूसरा एंड हमने हिंज रखा हुआ तो जब ये आप लोग का क्या करेगा, बकल करेगा, तो फिक्स वाले एंड से तो बिल्कुल चिपक के जाएगा, फिक्स वाले एंड से, और जो आप लोग का हिंज वाला वहाँ पे कुछ इस तरीके से, यानी कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप इसको देख रहे हो सही से तो आप लोग की रूड की वो बन जा रहा है, रूड की शेप का बन जा रहा है। जैसे रूड नहीं होता, रूट रूट जैसे होता है, तो रूट की शेप का बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगी ना आप लोग की, वो एल अपॉन कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी। सही है कि नहीं। अगर आप बात करोगे एक एंड पे फिक्स है और एक एंड पे फ्री है, तो जब यहाँ ये आप लोग का क्या करेगा, बकल करेगा, तो आप लोग की लेंथ से भी ज़्यादा बकल कर सकता है। क्या कर सकता है, लेंथ से भी ज़्यादा, कुछ इस तरीके से आप लोग का चला जाएगा। ये देखिए कितना भी आप लोग का लॉन्ग हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है, तो इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी, जो ओरिजिनल लेंथ है उसकी 2 टाइम्स हो जाएगी। सही है कि नहीं। अब देखिए अगर दोनों एंड फिक्स हैं, दोनों एंड क्या है, फिक्स हैं। अगर आप लोग के दोनों एंड फिक्स हैं और आप लोग को बकलिंग देखते हो तो देखिए यहाँ से फिक्स है और यहाँ से फिक्स है, तो ये देखिए कितना सा पोर्शन, यानी कि लगभग जितनी इसकी लेंथ थी उसका आधा ही पोर्शन बकल हो पा रहा है, हो पा रहा है, नहीं केवल आधा ही बकल हो पा रहा है। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, L/2 हो जाएगी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ का हाफ। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हो आप, चारों पॉइंट एक साथ याद कर सकते हो। मैंने चारों पॉइंट अलग अलग ना करा करके एक साथ ही कंबाइन आप लोग के करा दिए। अगर हाँ ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तरीका याद करने का तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप लोग देखो यार कितने कम व्यूज़ आते हैं वीडियो पे इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, टू मेंटेन देयर पोजीशन ऑफ कॉलम यूज लेसिंग और बेटन। याद रखना यार, अगर आप लोगों को कॉलम को मेंटेन करना, मान लीजिए कि आपने एक कॉलम ये खड़ा किया, एक कॉलम ये खड़ा किया, अगर आप लोगों ने 2 कॉलम खड़े किए और ये अपनी पोजीशन में मेंटेन रहे, यानी कि एक जगह रुके रहे हैं, तो आपने देखा होगा स्टील स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखा होगा। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, लेसिंग और बेटन। क्या बोलते हैं, लेसन और बेटन। तो इनका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कॉलम को उनकी पोजिशन में मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, कंसीडर 55 mm डेप्थ ऑफ सेक्शन पर मीटर लेंथ ऑफ बीम टू अवॉइड फेलियर ऑफ डिफ्लेक्शन। देखिए अगर आपने बीम बनाया हुआ है यार स्टील स्ट्रक्चर का, तो कंडीशन तो है डिफ्लेक्शन तो करेगा वो, सही है, डिफ्लेक्ट तो करेगा। लेकिन अगर आप लोग को डिफ्लेक्शन से बचना है तो आप लोग को इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। इस पॉइंट में क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप 1 मीटर लेंथ ले रहे हो बीम की, तो उसमें याद रखना कि 55 mm डेप्थ जरूर होनी चाहिए उसकी। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान रखते हो तो आप लोग का क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन के चांसेस हैं वो आप लोग के कम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर लेंथ 1 मीटर है तो डेप्थ 55 mm होनी चाहिए। अगर मान लीजिए लेंथ आपने 2 मीटर ले ली तो सर आप लोग की डेप्थ जो है 110 mm होनी चाहिए। यानी कि हर 1 मीटर के लिए, 1 मीटर डेप्थ के लिए आप 1 मीटर लेंथ के लिए 55 mm डेप्थ होनी ही चाहिए। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यार ये कोड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 875। इसके 4 पार्ट हैं कोड के। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, और चारों पार्ट रिलेटेड हैं किससे, लोड से। तो ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो पार्ट 1 होता है वो रिलेटेड होता है डेड लोड से, पार्ट सेकंड और फोर्थ वाला जो होता है वो लाइव लोड से रिलेटेड होता है, और अगर बात करें पार्ट थर्ड की तो वो आप लोग का विंड लोड से रिलेटेड होता है। ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखने, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो के, ये आप लोग को पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लीजिए। ये देखिए अगर आप बात करते हो सर कनेक्शन की, तो जो स्टील स्ट्रक्चर होता है उसमें कनेक्शन या तो आप रिवेटिंग से करोगे, या आप बोल्टिंग से करोगे, या आप वेल्डिंग से करोगे। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। देखिए अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को स्टील स्ट्रक्चर करा दूंगा, एकदम अच्छे से करा दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम एनिमेशन इंक्लूड करके मैं आप लोग को करा दूंगा लाइव क्लास में। लाइव क्लास लेकर के आकर के एक मैराथन क्लास आप लोगों को करा दूंगा। अगर आप लोग की काफ़ी कमेंट्स अगर आते हैं इस वीडियो पे तो ठीक है, तभी मैं उस क्लास को कहूँगा, ठीक है, तभी मैं उस क्लास को कर भी पाऊँगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो याद रखना यार कि स्ट्रेंथ जो होती है आप लोग की, कोल्ड रिवेटिंग अगर आप करते हो तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट रिवेटिंग। अगर आप गर्म करके रिवेटिंग कर रहे हो मेंबर को तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रिवेटिंग। तो कोल्ड रिवेटिंग की स्ट्रेंथ आप लोग की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें आप लोग की तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हॉट रिवेटिंग की अच्छी होती है। देखो स्ट्रेंथ जो होती है वो तो कम हो जाती है हॉट रिवेटिंग की, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। और क्वालिटी की बात करें कोल्ड रिवेटिंग की, तो क्वालिटी जो होती है कोल्ड रिवेटिंग की वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद देखिए अगर आप मान लीजिए कि रिवेटिंग कर रहे हो या आप बोल्टिंग कर रहे हो तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, ये देखिए आपका अगर आप क्या कर रहे हो, नॉमिनल डाया कैलकुलेट कर रहे हो, तो नॉमिनल डाया जो होता है किसी भी, अगर मान लीजिए ये आपने क्या बनाया, एक रिविट बनाया, तो अगर आपने सर ये रिविट बनाया है तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं नॉमिनल डाया। क्या होता है, नॉमिनल डाया, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं।
सही है। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, हम हेड बोलते हैं। तो आपका जो नॉमिनल डाया होता है वो सेंक के डाया के क्या होता है, इक्वल होता है, सही है। और ग्रॉस डाया की बात करें तो जिस प्लेट में आप उस रिविट को या फिर बोल्ट को लगाने वाले हो, तो उसमें जितना भी आप होल करोगे, जितना जिस साइज़ का आप होल करोगे उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डाया, सही कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है, रिविट फिल्स इन द होल कम्प्लीटली। और ये कंडीशन होती है हमारी कि हमें इतना बड़ा साइज़ करना होता है उस होल का कि जो हमारा रिविट है उसको वो कम्प्लीटली फिल कर ले। अब ये बनती है कंडीशन कि सर, क्वेश्चन ये बना कि सर आप ये बताइए कि आप किस तरीके से पता करेंगे कि होल का डाया कितना रखना है। तो यार देखो, आपको अगर बोल्ट का डाया 25 या 25 mm से कम है, 25 या 25 mm से कम है, तो आप क्या करो, होल का साइज़ उस बोल्ट के साइज़ से 1.5 mm ज़्यादा रख लो, यानी कि 1.5 mm क्या रख लो, ज़्यादा रख लो। और अगर आप लोग का बोल्ट का डाया 25 mm से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आप होल का डाया कितना कर दो, 2 mm बढ़ा दो उस बोल्ट के डाया से। यानी कि यहाँ पे अगर आप 25 mm से ज़्यादा है, मान लो कि 25 mm, यानी कि ऐसा समझ लो 26 है, तो आप होल का डाया जो करोगे वो कितना करोगे, 2 और बढ़ा दोगे, यानी कि 28 mm का आप कर लोगे, सही कि नहीं। तो इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट एक और फार्मूला आप लोग का आता है जिसको आप बोलते हो अनविन फार्मूला। तो अनविन फार्मूला आप लोग को हेल्प करता है कि कितना आप लोग को वहाँ पे डाया चाहिए होगा। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, जहाँ पर आप लोग का टी जो होगा वो होगा आप लोग का मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट्स, ठीक है। जो आपने प्लेट्स कनेक्ट किए हैं उनमें जो भी आप लोग की मिनिमम थिकनेस है प्लेट की, वो यहाँ पे आप लोग को रख देनी, लेकिन याद रखना वो mm में होनी चाहिए। ये इसका क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थिकनेस आपकी mm में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए कि सर आपने दो प्लेट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने कनेक्ट किया है, इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी प्लेट पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ओवरऑल लेंथ होती है इनकी इस तरीके से, यानी कि फोर्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो टोटल आप लोग की क्या होती है, इसकी डेप्थ हो जाती है दोनों प्लेट की, उसको हम बोल देते हैं ग्रिप लेंथ। क्या बोल देते हैं उसको, ग्रिप लेंथ। टेक्निकल टर्म में पता होना चाहिए कि हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्रिप लेंथ। अब देखिए, ये फोर्स था और ये फोर्स था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, हम उसको बोलते हैं ई, जो आप लोग का क्या होता है, इसेंट्रिसिटी की तरह काउंट होता है। अब एक और पॉइंट आप लोग का आ जाता है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रिप मैंने अभी बताया था, तो ग्रिप हाउ एवर शुड नॉट एक्सीड द 8 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल, यानी कि जो आपने प्लेट में होल किया हुआ है उसके डाया के 8 गुने से ज़्यादा कभी भी आप लोग की ग्रिप लेंथ नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट ऐसा है जो याद करने वाला है और आप लोग को याद ही करना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए कि ग्रिप लेंथ जो है आप लोग की वो कभी भी बोल्ट के डाया से बोल्ट के डाया से 8 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 डी ऑफ डैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए होल वाले से, सही है कि नहीं। उसके बाद देखिए कुछ और टेक्निकल टर्म आप लोग के आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए हमने क्या करा, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है और बोल्ट की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये फोर्स आप लोग का इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में भी आप लोग का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन में दो बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर, पिच बोलते हैं। और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये देखो फोर्स ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही तो होगी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स दो बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आप लोग की क्या होती है, गेज डिस्टेंस। वो आप लोग की क्या हो जाती है, गेज डिस्टेंस। और अगर आप बात करोगे यहाँ पे देखो, बोल्ट अगर ये आपने लगाए हुए हैं तो ये बोल्ट लगाने के बाद फोर्स के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बोल्ट लगाने के बाद फोर्स के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपकी प्लेट है उसके एंड तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, एज डिस्टेंस। और फोर्स की डायरेक्शन में प्लेट तक की जो डिस्टेंस होती है, फोर्स की डायरेक्शन में बोल्ट से लेकर के प्लेट जहाँ पर एंड हो रही है उस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो डिस्टेंस होती हैं आप लोग की डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायगोनल पिच इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिविट्स एट द डायगोनल डायरेक्शन। देखिए जो आप लोगों की डायगोनल पिच होती है वो किस केस में होती है, तो डायगोनल पिच अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से आप लोगों ने बोल्टिंग करी, तो ये जो आप लोग की पिच हो जाएगी, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन में होती है पिच, तो दो एडजेसेंट जो आप लोग के ये हैं तो ये डायगोनल पिच आपकी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखोगे तो ये भी आप लोग की क्या हो जाएगी, डायगोनल, यानी डायगोनल डायरेक्शन में जो जाएगी। डायगोनल समझ में आता है ना, अगर ये मान लीजिए कि शेप है तो ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया रेक्टेंगल का, सही है ना। तो ये आप लोग का कुछ इस तरीके से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल पिच बोलते हैं। याद रखना मिनिमम पिच आप लोग की कितनी होनी चाहिए, 2.5 टाइम्स होनी चाहिए नॉमिनल डाया के।
यानी कि जो दो बोल्ट्स के बीच की डिस्टेंस है, अगर आप देखोगे तो दो बोल्ट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आप लोग की इतनी होनी चाहिए, यानी कि इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। एक तरीके से आप लोग की रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक बाउंडेशन लगा दी कि दो बोल्ट्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी 2.5 टाइम से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये मिनिमम है। अब बात आती है सर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो देखो यार, मैक्सिमम की कंडीशन अलग अलग है। अगर मैक्सिमम पिच की बात करोगे किस केस में, रिविट्स लाइंग इन अ लाइन पैरेलल टू द फोर्स इन द मेंबर, यानी कि रिविट्स जो हैं वो फोर्स के ही डायरेक्शन में आप लोग के लाई कर रहे हैं, उसके पैरेलल, ठीक है ना। तो उस केस में, और एडजेसेंट एनी टू एडजेसेंट रिविट्स, और जब आप लोग के कोई भी टू एडजेसेंट रिविट्स हैं तो उस केस में, तो याद रखना है इस फर्स्ट वाले केस में टेंशन में और आप लोगों की कंप्रेशन में। तो आप लोगों की टेंशन में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पिच आप लोगों की जो मिनिमम वैल्यू होगी 16T और 200 mm, इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो पिच हम रखेंगे। और कंप्रेशन के केस में आप लोग को याद रखना 12T और 200 mm, 12T और 200 mm में जो मिनिमम होगी आप लोग को कंप्रेशन मेंबर के केस में आप लोग क्या रखोगे, कंप्रेशन के केस में पिच रखोगे। सही है कि नहीं, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। और टी जो होगी आप लोग की वो थिकनेस होगी मिनिमम प्लेट की। अगर हम बात करें यहाँ पे एनी टू एडजेसेंट रिविट्स, जहाँ पर आप लोगों ने क्या करा, टैक, जो टैक रिविट्स होता है उसको यूज़ करा है। देखिए टैक रिविट का काम क्या होता है, कोई भी दो मेंबर को अपनी पोजीशन में होल्ड करने का काम होता है। अगर कोई भी दो मेंबर हैं, मान लीजिए कि इस तरीके से आप लोग का एक एंगल सेक्शन था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस तरीके का एक एंगल सेक्शन था, दूसरा एक इस तरीके का एंगल सेक्शन था। तो अगर इन एंगल सेक्शन को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखना है, यहीं पे बनाए रखना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिविट लगा देंगे, जो आप लोग का क्या करेगा, टैक रिविट के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर है तो याद रखना यार, उनमें जो आप लोग की मैक्सिमम पिच हो सकती है वो 12T और 300 mm होगी, यानी कि इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी आप लोग की वो यहाँ पे आकर के हम उसको ले लेंगे। अगर आप लोग मान लीजिए कि उसको, अगर वो एक्सपोज कर रहा वेदर टूवर्ड द वेदर, यानी कि अगर वो पानी मतलब आप लोग का इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो उस केस में इतनी वैल्यू हम रखेंगे। और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है तो हम इतनी वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये नॉट एक्सपोज टू वेदर है और ये आप लोग का एक्सपोज टू वेदर है, यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दी। उसके बाद आ जाता है हमारा सर परमिसिबल स्ट्रेसिस। तो यार देखिए, परमिसिबल स्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है कि कितनी स्ट्रेसिस वो हम अलाउ कर सकते हैं, उस कोई भी मेंबर पे, कोई भी सेक्शन पे कितनी स्ट्रेसिस को आप अलाउ कर सकते हो, वो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसिस हो जाती हैं। अगर आप बात करो एक्सियल कंप्रेशन में, एक्सियल टेंशन में और कंप्रेशन में, तो 0.60 FY आप अलाउ कर सकते हो, बेंडिंग में 0.66 FY, बियरिंग में 0.75 FY, और सीयर में आप लोग मैक्सिमम की बात करोगे तो 0.40 FY, और सॉरी मैक्सिमम एवरेज की बात करोगे तो 0.40, और मैक्सिमम परमिसिबल की बात करोगे सीयर के केस में, ये एवरेज वाला ऊपर वाला और ये मैक्सिमम है, तो 0.45 FY, इतना आप लोग क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, व्हेन विंड एंड अर्थक्वेक लोड्स आर कंसिडर्ड। अगर आप किसी स्ट्रक्चर पर विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसिडर कर रहे हो तो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर आर इंक्रीड बाई 33.33%, यानी कि अगर आप स्ट्रक्चर पर विंड अर्थक्वेक लोड को कंसिडर कर रहे हो तो उस केस में आप लोग को क्या करना, 33.33% जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेस है उनको आप बढ़ा करके ले सकते हो। और इन रिविट्स और बेल्ट, अगर आप लोग रिविट और बेल्ट के केस में बात करते हो, जो आपने वेल्डिंग किया हुआ, तो उस केस में आप केवल 25% को बढ़ा सकते हो। याद रखना, इतनी परमिसिबल स्ट्रेस को आप ज़्यादा मान करके अपना डिज़ाइन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। सही है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग की। तो देखिए पैकिंग टर्म भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए पैकिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स टू बी जॉइंड T1 - T2 इज ग्रेटर देन 6 mm, व्हेन एडिशनल रिविट्स रिक्वायर्ड विच इज़ प्रोवाइड ऑन पैकिंग एक्सटेंशन, तब हमको एक एडिशनल उसकी ज़रूरत पड़ती है, एक रिविट की। कहना क्या चाह रहा है, अगर मान लीजिए दो प्लेट आपने ज्वाइन करी सर, देखिए अगर मान लीजिए कि एक प्लेट आप लोग के पास ये थी और एक प्लेट आप लोग के पास ये थी, अगर मान लीजिए कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस है T1 - T2 अगर वो ग्रेटर देन हो जाता है 6 mm से, तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा पैकिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ये पैकिंग प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इस पैकिंग के लिए क्या होता है, हमें एक एडिशनल रिविट यहाँ पे देना होता है। सही है कि नहीं, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, एक एडिशनल रिविट हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है। दो रिविट्स आप यहाँ पे तो प्रोवाइड कराओगे, लेकिन एक एडिशनल रिविट प्रोवाइड कराना होता है, कब, जब पैकिंग वाली कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये आपका क्या था, एक इस तरीके का बोल्ट था जो आपने बोल्ट बनाया था,
और बोल्ट में क्या होता है, जहाँ पर इस तरीके से आपने देखा होगा उसमें कुछ इस तरह की लाइनिंग होती है, कांटे से होते हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम थ्रेड बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम सैंक बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो याद रखना यार कि थ्रेड का जो एरिया होता है ना, वो टोटल सैंक का जो होता है 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है किसके, जो सैंक का एरिया होता है, वो एरिया होता है हमारा थ्रेड का। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डाया ऑफ बोल्ट होल। तो मैंने ये तो बता ही दिया आपको, डाया ऑफ बोल्ट होल कितना रखना होता है, 1.5 mm हमें बढ़ा देना होता है जब हमारा बोल्ट का डाया कितना हो, लेस देन 25 mm हो या इक्वल हो। और अगर आप लोग का ग्रेटर देन 25 mm है तो उस केस में आपको 2 mm ऐड कर देना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आप लोग इसको देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट की। तो ये तो आप सब लोगों को मालूम हुआ, बेसिक सा पॉइंट है। लैप जॉइंट और बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट हमारा एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर जब रखा जाता है तो उसको हम लैप जॉइंट बोलते हैं। और जब दो मेंबर क्या होते हैं, जीरो इसेंट्रिसिटी के साथ जॉइन करे जाते हैं तो वो हमारे कैसे होते हैं, बट जॉइंट होते हैं। सही कि नहीं। मिनिमम पिच मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ, ये पॉइंट आप लोग का रिपीट हो गया। ये देख लीजिए, फॉर 2 मेंबर प्लेस बैक टू बैक टैक रिवेटिंग शुड नॉट बी एक्सीड 100 mm इन टेंशन एंड 60 mm इन कंप्रेशन। याद रखना, जो आप लोग का टैक रिवेटिंग अगर आपने यूज़ करी है टेंशन में तो उस केस में 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनके बीच में। जो आप लोग बैक टू बैक अगर आप उनको प्लेस कर रहे हो और कंप्रेशन में यूज़ कर रहे हो तो 600 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही है कि नहीं। एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस क्या होती है आप लोग को बता चुका हूँ, बस ये याद रखना। फॉर हैंड कटिंग के लिए आप लोग की जो एज डिस्टेंस होगी वो 1.7 टाइम्स होगी होल डाया के। और अगर आप लोगों ने मशीन कट किया है तो 1.5 टाइम्स होगी होल डाया के। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। अगर यार वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी थी वीडियो। साथ में एक दोस्त को यार ज़रूर शेयर करना अपने ये वीडियो। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ और आगे आने वाले टाइम में भी करने वाला हूँ, जो कि आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।